हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। आज हम इस कड़ी में बात करने वाले हैं जो यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा जो आयोजित की गई है। आज हम उसी की बात करेंगे, उसके प्रश्न पत्र की बात करेंगे। तो आज जो एग्ज़ाम था वो प्री परीक्षा का था। प्री जो परीक्षा होती है वो 2 पार्ट में होती है। पहला प्रश्न पत्र होता है हमारा सामान्य अध्ययन का और दूसरा होता है सीसेट का। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और इसमें 1/3 इसकी माइनस मार्किंग होती है। और जीएस में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो जैसे हो गया हिस्ट्री, आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस, समसामयिकी जिसको कहते हैं करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से हमारी ये कुछ टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स थे तो जो जीएस पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज इस पेपर में किस तरीके से आयोग ने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और जब इसकी आंसर की आएगी तब हम इसको सही से इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सरसरी निगाह में पहले इसके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कहाँ से किस तरीके से इसने प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। दूसरा है कथन कि हाल ही में साहिल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा यह है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन दूसरा जो है कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तीसरी है इसमें कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 से। इस तरीके से इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसको आपको बताना है। तो पहला प्रश्न इस तरीके से पूछा हुआ था। अभी मैं इस बार किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगी। अगली जो वीडियो आएगी उसमें जब आयोग की आंसर की आएगी तब हम इस प्रश्न पत्र को दोबारा से सही तरीके से डिस्कस करेंगे। अब आप लोग इसके आंसर अपने एक पेपर पे लेके अपने से खुद से दीजिए। अगला प्रश्न है इसमें कि दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 इसमें दिया गया है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। कथन 2 है कि भारत में विधि के अनुसार समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो खाद्य या फूड के आयात पर प्रतिषेध है। तो उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है इसमें, है ना। तो इसमें कथन 1 क्या दिया गया था कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। दूसरा है कि भारत में विधि के अनुसार समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फूड है या खाद्य है के आयात पर प्रतिषेध है। तो अब इसमें आपको क्या यह उसी तरीके से आंसर फिर से बताना है कि कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से इसके ऑप्शन सही दिए गए हैं तो आप इसमें सही आंसर ढूंढिएगा। तीसरा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा या होगी, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का या की हकदार नहीं होगी। तो इसमें बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ये आपको बताना है 1, 1, 2, 2, 3 या तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर आप लोग खुद से दीजिए। सारे ऑप्शन आपको खुद ही से देने हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में बात कर रहा था और जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगी, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का या की हकदार नहीं होगी। अब इन तीनों में आपको सही बताने कौन से इसमें ऑप्शन सही है। चौथा है इसमें कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? भारतीय संसद के। लोकसभा में लंबित जो कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है। तो भारतीय संसद के संदर्भ में बात करना था। लोकसभा में लंबित जो कोई भी विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है। दूसरा है कि लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है। या तीसरा है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय को सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है और इसमें जो टिक लगे हैं उसके आधार पे आप अपना आंसर मत दीजिएगा। तो आप खुद से अपना सोचिएगा कि इनके आंसर क्या हैं। ठीक है। पांचवा है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। भारत के संसद के संदर्भ में है बात कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के जो सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा है कि सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। तीसरा है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। इसमें कह रहा कौन सा सही है, तो हमको सही बताना है। तो इसमें इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, अब आप बताइएगा कि कौन सा सही है। अब है छठवां हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। कथन दो है, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता मतलब न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है। तो यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता, जिसको कहते हैं न्यूट्रलिटी, प्राप्त करने का आशय रखता है और इसका इसलिए उसका जो लक्ष्य है उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो हमको ये बताना है कि कौन सा सही है। अब ये हैं आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि कथन एक कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो एक की सही व्याख्या करता है। फिर है कि कथन एक कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। सातवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देश में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। तो किसकी बात कर रहा है? वेनेजुएला की बात कर रहा है कि अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देश में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। कथन दो है कि वेनेजुएला के पास विश्व के बड़े तेल भंडार हैं और उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछ रहा है। मैं याद रखिएगा कि सही पूछ रहा है या गलत, ये इधर आपको ध्यान देना है। तो ये सही पूछ रहा है। अब इस तरीके से इसमें भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन सही बताना है। आठवां है हमारा कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। किसके बारे में बात कर रहा है? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना था। पहला है इसमें कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। दूसरा है कि इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मतलब कैडेस्ट्रल मतलब जिसको कहते हैं मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। तो इसमें इस योजना के अंतर्गत जो भू संपत्ति है मानचित्र डिजिटलीकृत जो है किए जाते हैं। तीसरा है कि स्थानीय भाषा में उपलब्ध जो अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। तो इनमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी सही है। तो सही ऑप्शन आपको बताने हैं। तो ये थे आपके तीनों, किसके बारे में? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये थे आपके तीनों और इसमें कौन सा सही है आपको ये बताना है। अगला है हमारा 9वां प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। कौन सा? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है। तो किसके बारे में यह बात कर रहा है? बात कर रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की। तो यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं की प्रसव पूर्व चिकित्सा जो देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। दूसरा है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही आंसर बताना है। 10वां है हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जिसको कहते हैं PMSYM योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात कर रहा है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है, कथन इसमें सही बताना है। हाँ, तो पहला इसमें कि इस योजना में नामांकन के लिए जो है प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। तीसरा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक मतलब सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।
अगला है पारिवारिक जो पेंशन मतलब पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर क्या होगी, लागू होगी। तो इसमें से बताने के कौन से ऑप्शन इसके कौन कौन से सही हैं। इस तरीके से इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पहला इसमें कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। यह उपबंध जो है 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। दूसरा है कि अभी अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। तीसरा है कि इसमें अनुसूचित जातियों के लिए इसमें अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं। तो इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। इसमें कह रहा है कौन सा सही बताना है। तो इसमें आपके इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इनमें बताना है कि कौन सा सही है। अगला है हमारा अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। और बात किसकी कर रहा है, अभ्यास मित्र शक्ति 2023। तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। दूसरा है कि इसका प्रारंभ औंध मतलब जो कि पुणे में हुआ था। आतंकवादी विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। अगला था चौथा कि भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। तो इनमें से आपको सही कोड का प्रयोग करके उत्तर चुनने हैं, कौन कौन से इसके ऑप्शन सही हैं। अब बात कर रहा है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 की। 13 है इसमें प्रतिषेध रिट। तो प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रायोजन से जारी किया गया एक आदेश है। तो जब हम पॉलिटी घटना चक्र का PYQ कर रहे थे तब हमने प्रतिषेध रिट की अच्छे से बात की थी, उसको समझा था। तो जिसने भी उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। अगला है हमारा तो इसमें है कि प्रतिषेध रिट जो है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रायोजन से जारी किया गया क्या एक आदेश है। तो इसमें दिया गया है पहला कि किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा है संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। तीसरा है निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। डी है सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो इसमें चारों में बताना है कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। जो 14 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वह राज्य का राज्यपाल जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। दूसरा है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। तो ऊपरी कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें बताने आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। अब अगला है इसमें केंद्रीय बजट यूनियन बजट, जिसको कहते हैं यूनियन बजट। निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा है कि केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो इसमें बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। तो पहला था कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा है कि केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। इसमें बताने की कौन सा आपका सही है। ये है आपके ऑप्शन। 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं। तो इन दोनों के लेखक कौन हैं, उनके नाम बताने। इसमें नाम दिए गए हैं भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर और सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि ये दोनों पुस्तकों के जो लेखक हैं वो कौन है। कौन कौन सी पुस्तक, व्हाई भारत मैटर्स और दूसरा कौन सा था द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स। अगला है 17। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश है समाचार में रहने का कारण अर्जेंटीना
सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। उपर्युक्त युग्मों में से कितने मतलब सही सुमेलित थी ये बताना है। तो 1 2 3, 1 2 या सभी 3 या कोई युग्म नहीं, इस तरीके से आपको आंसर देना है कि अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान देश की नियमित सेना और अर्ध सैनिक बलों के मध्य युद्ध, तीसरा था तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। इन दोनों में बताना है कि कितने जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित हैं। 18 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार मतलब शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। बताना है इसको। कथन है कि सुमेड जो पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले जो फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए क्या है, रणनीतिक मार्ग है। दूसरा कथन है कि सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसमें दिया गया है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 19 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है और लाल सागर में नदियों के जल का प्रवेश नहीं होता है। तो कौन सा इसमें कथन सही ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो ना तो एक ना ही दो। 20 है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन मतलब जिसको कहते हैं लोकोमोटिव। दूसरा है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार बात करनी है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। 21 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। तो ये बताना है कब, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के द्वारा कितने परिसीमन जो आयोग हैं वो गठित किए गए हैं। तो इसमें 2 3 4 इस तरीके से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। 22 से संविधान जो है अधिनियम 1992, 71वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। तो इसमें आपको ये जो भाषाएं दी गई हैं और इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। तो ये बताना है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। अब इसमें एक सही उत्तर इसमें चुनना है, तो आपको आंसर बताना है। 23 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दल है, उसके नेता। पहला है हमारा इसमें दल दिया गया है भारत जनसंघ, इसके नेता क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम और फोर्थ है स्वतंत्रता पार्टी, इसके दिए गए हैं आचार्य नरेंद्र देव। तो आपको बताना है इसमें कि कितने सही सुमेलित हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। 24 है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है नगर पालिकाओं की शक्तियां जो हैं संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। दूसरा है कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तीसरा है संविधान के संशोधन के से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। तो आपको बताना है कितने सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो आप इसमें आंसर बताइए कि कौन सा सही है। 25 से भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये है कि किसके संदर्भ में पूछ रहा है, संविधान के अनुसार, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। अंतर्राज्यीय संगरोध। अगला है निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है, कथन सही ये बताना है। 26 है भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। निजता के अधिकार की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 आपको बताना है इसमें। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS के कर्तव्य
कौन कौन से हैं? तो सैन्य कार्य विभाग के जो प्रमुख के रूप में जो जिसको कहते हैं सीडीएस जो हैं, उनके कर्तव्य कौन कौन से ये बताना है। पहला है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष। दूसरा है कि तीनों सेवा प्रधानों मतलब सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। तीसरा है सभी तीनों सेवाओं मतलब ट्राई सर्विस के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। तो इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था और इनमें से कौन सा आंसर सही है बताना है। मूलभूत 28 है कि मूलभूत जो आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्र में स्थानीय जनसमुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जनसमूह के उत्थान के लिए सेना द्वारा जो संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मदद, इसमें आपको ऑपरेशन का नाम बताना है। तो आपको 4 ऑपरेशन दिए गए हैं और उसका नाम आपको बताना है। विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो इन चारों में से सबसे बड़ी दोनों देशों के मध्य लंबी सीमा कौन कौन सी किसके बीच में है। तो इसमें चारों में से आपको एक आंसर बताना है। 30 है लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में ठीक है, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। आचार समिति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। दूसरा है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तीसरा है कि यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो इसमें दिए गए कूट का प्रयोग करके इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार को संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो आई थिंक ये सबको आंसर पता होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, TT कृष्णामाचारी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ मतलब फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूसरा है कि रक्षा और विदेश मंत्री संबंधी जो मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। अब इनमें से बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो इसमें सही बताना है आपको, ये ऑप्शन दिए गए हैं। 33 निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। तो रचना है बताना है आपको। इसमें है काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्यायोग और है महाभास। तो इसमें निम्नलिखित कौन सी नाटककार भास की रचना है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको एक आंसर बताना है। 34 है संघभूति, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। कौन? संघभूति, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के वो लेखक थे। इन चारों के नाम दिए गए हैं। प्रज्ञा पारामिता सूत्र, विशुद्ध मग्गो और है सर्वास्तिवाद विनय और है ललित विस्तर। तो इस तरीके से 4 ये दिए गए हैं किसके ये भाष्य के लेखक थे बताना था। 35 यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्ति पर विचार कीजिए। कौन कौन सी शामिल है। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल का पवित्र जो मंदिर समूह है। अगला है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। तो इनमें से उपयुक्त जो कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया। तो इसमें ऑप्शन आपको बताने हैं 1, 2, 3, 4। 36 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। तो परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन। तो इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उपर्युक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया की निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो इन देशों में ये नाम दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या एवं ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। और ऑप्शन देख के आपको ये आंसर देना है। 38 है संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है।
अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तीसरा है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। चौथा है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। तो इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का प्रयोग करके इसमें विकल्प आपको सही चुनना है। 39 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की बात की गई। ब्रिगेडियर इसमें है सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है। ब्रिगेडियर, एयर कमांडर और कमांडर, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल। तीसरे में है मेजर, इधर है आपका वायुसेना में एक क्या है स्क्वाड्रन लीडर। फिर है लेफ्टिनेंट कमांडर इधर नौसेना में। इसमें 4th नंबर पे है लेफ्टिनेंट कर्नल। वायुसेना में है ग्रुप कैप्टन और नौसेना में कैप्टन। तो इस तरीके नीचे दी गई कोड से सही इसका प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था। 40 है पूर्वोत्तर परिषद, मतलब जिसको कहते हैं NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? तो संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामानिर्दिष्ट 3 सदस्य और भारत का गृह मंत्री। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सारे ऑप्शन देखने हैं। इसमें है कि पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया, तो ये पूछ रहा है। तो अब इनमें से किन किन सदस्यों को शामिल किया, आपको सही उत्तर इसमें देना है। 41 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका USA अपने ऋण पर यदि संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब अपने ऋण पर चूक करता है तो US ट्रेजरी जो बॉन्डो तो इसमें यह है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो US ट्रेजरी जो बॉन्ड है, बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा कथन है इसमें कि USA सरकार का ऋण कोई मूर्त मतलब हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। तो उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 42 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उधार उदारताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक मतलब डिफॉल्ट को जोखिम बढ़ाता है। सामूहिक उदारताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। कथन 2 है कि सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुफ्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था जिसको क्रेडिट लाइन कहते हैं नहीं हो सकती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसमें आपको सही आंसर बताना है। अगला है हमारा 43 में कि डिजिटल रुपए से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक मतलब सॉवरेन मुद्रा है। दूसरा है कि यह RBI के तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। तीसरा है ये अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। चौथा है ये वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो ये आपके चारों ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन ये थे, आपको सही इसमें से ऑप्शन देख के आपको आंसर बताना है। अगला है 44 भारतीय प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को समानता निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? तो प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को न्यायपुत्र, शाक्यमुनि, तथागत। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। 45 निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ है पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण। चंद्रकेतु ओडिशा व्यापार बंदरगाह शहर। दूसरा है इनामगांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल। तीसरा है मंगडू केरल महापाषाण स्थल। चौथा है सलीहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर। उपयुक्त कथनों में से पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है। इनमें से कौन कौन से विकल्प सही सुमेलित है, ये आपको बताना है।
46 है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? किसको मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित शासकों का नाम बताना है, शासक का नाम, कि जिसने पुर्तगालियों को कहाँ पर भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो राजाओं के नाम दिए गए हैं, कृष्णदेवराय, नरसिम्हा सालू, मोहम्मद शाह तृतीय, यूसुफ आदिल शाह। कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार करना है। तो कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? कार्नवालिस के द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में। पहला इसमें दिया गया है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा है कि बंगाल स्थायी राजस्व के अधीन यदि जमींदार नियति थी पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान देने में विफल रहता तो उसकी जमींदारी हटा दिया जाता था। उनमें से सही बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 49 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। दूसरा है कि चावल और गेहूं की निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 50 है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? छऊ नृत्य या छऊ नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य और कुंभ मेला। तो इन चारों में से बताना था कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम मतलब नया जो उसमें शामिल किया गया। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? पहला है इसमें कि एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। बी है कि दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। सी है जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर घटा और मृत्यु दर। डी है एक महिला की गर्भधारण आयु मतलब चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या, मतलब एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। तो इन चारों में से आपको बताना था कि इसमें किसी अर्थव्यवस्था के कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता। तो इन चारों में से कौन सा सही हो इस हिसाब से बताना है आपको। 52 है इसमें भारत में पहला है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। तीसरा है कि शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। इनमें से आपको सही विकल्प इसमें से कौन कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं। अगला इसमें कि आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कॉरपोरेट बॉन्डों मतलब और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके इसमें भी सही उत्तर आपको चुनना है। 54 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ETF। दूसरा है मोटर वाहन। तीसरा है मुद्रा की अदला बदली। उपर्युक्त में से किसे या किन्हें वित्तीय लिखित मतलब इंस्ट्रूमेंट का माना जाता है? इसमें आपको ऑप्शन बताना है। 55 भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ है आर्थिक गतिविधि, दूसरी तरफ है सेक्टर। कृषि उत्पाद का भंडार द्वितीयक, डेयरी फार्म प्राथमिक। तीसरा है खनिज की खोज तृतीय, कपड़ा बुनाई द्वितीयक। अब इसमें उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? इस तरीके से इसको ये ऑप्शन आपको देख के सही युग्म बताने कि कितने सही सुमेलित हैं। 56 से निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अवशिष्ट मक्के के दाने, अपशिष्ट जल शोधन अवपंक है ना। कृषि अवशिष्ट मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन अवपंक, कास्ट मिल अपशिष्ट। ये 4 दिए गए हैं। उपर्युक्त में से किसका उपयोग साधारणीय विमानन ईंधन के उत्पाद के लिए ये फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है बताना है। तो इसमें से कौन कौन से विकल्प सही है आपको ये बताना है इसमें। 57 भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ वस्तु है उसकी श्रेणी दी गई। किसान का हल कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर स्थिर पूंजी, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्थिर पूंजी, पेट्रोल कार्यशील पूंजी। उपर्युक्त युग्म में से सही सुमेलित कौन कौन से हैं तो ये बताने हैं आपको। ये थे किसान का हल कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर स्थिर पूंजी, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो सूत है स्थिर पूंजी, पेट्रोल कार्यशील पूंजी। तो इसमें सही युग्म आपको बताने। 58 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग
3D मतलब आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी मतलब वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। तो इसमें पहले आप इसको फिर से एक बार व्याख्या देख लीजिए। इसमें कि निम्नलिखित में से प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश के उपयोग का उपयोग 3D आभासी दुनिया के इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, मेटावर्स, वर्चुअल मैट्रिक्स। तो इन चारों में से क्या है, इसमें आपको इसमें आंसर देना है। अगला है विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों मतलब बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले जो सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। निम्न उपर्युक्त कथनों में से जो कौन सा सही है बताना है। विकल्प इसमें दिए गए हैं, आपको सही बताना है। 60 भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। भारत में निगमित जो सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR जो है नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते। सही इसमें ऑप्शन आपको बताना है। विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। 61 है, विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों RTGS संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, RTGS लघु विखंडन रिएक्टर है। किसके बारे में बात कर रहा है? विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर, जिसको कहते हैं RTGS। तो RTGS लघु विखंडन रिएक्टर है। दूसरा है कि RTGS का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। अगला है कि RTGS में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। तो इनमें से बताना है कि आपको कौन सा आंसर इसका सही है। 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय अस्तित्व में बने रहते हैं। कथन 2 है कि जो बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय अस्तित्व में बने रहते हैं। दूसरा है कि वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। तो इसमें आपको बताना है कि ये कथन पहला दिया गया था, कथन दूसरा दिया गया था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो बताना है आपको। क्या कथन एक और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन दूसरा कथन एक की व्याख्या करता है। इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या सही है वो आपको बताना है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है? कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, मतलब में जिसको पेंटॉक्साइड। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से कौन सा है जो मानव शरीर में संश्लेषित होता है और जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो इसमें आपको आंसर इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 64 है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पतन अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों मतलब जिसको कहते हैं नारकोटिक्स की पहचान। दूसरा है वर्षण का मॉनिटरन। तीसरा है पशुओं के प्रवास पर नजर रखना मतलब ट्रैकिंग। उपर्युक्त में से कितनी गतिविधियों में रडारों के उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें बताना है कि कितनी गतिविधियों में किसका प्रयोग किया जा सकता है, रडारों का। ये 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इन तीनों में से बताना है कि किस में रडारों का उपयोग किया जा सकता है। 65 में निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल है, दूसरा है MiG-29, तेजस MK-1। उपर्युक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? तो इसमें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कौन कौन से ये आपको बताना है इन तीनों में से। तो केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं।
66 है, निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है? रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, चल वातानुकूलन प्रणाली, औद्योगिक स्नेहकों का विरचन। निम्नलिखित कोटों का प्रयोग करके इसमें सही उत्तर चुनना है। हाइड्रोजेलों का उपयोग किस किस में होता है? तो मतलब किन में होता है? तो रोगियों में नियंत्रित औषध डिलीवरी, चल वातानुकूलन प्रणाली, औद्योगिक स्नेहकों का विचरण। अब इनमें से सही कोड का प्रयोग करके आपको विकल्प का सही आंसर देना है। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित जो फ्यूल सेल है इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन कौन सा है? तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड, मतलब जिसको कहते हैं पराऑक्साइड, हाइड्रोनियम ऑक्सीजन जलवाष्प। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आप इसका आसानी से आंसर भी दे सकते हैं। 68 है, हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, धान या अनाज फसलों की उत्थान सिंचाई। तीसरा है दीर्घावधि ऊर्जा भंडार, वर्षा जल संचयन प्रणाली। तो इसमें बताना है कि ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर जो शब्द है वो किसके लिए ये प्रयोग किया, किस संदर्भ में इसको प्रयोग किया गया है। 69 है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की जो चर्चा है प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियाँ, औषध डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियाँ, टीका वैक्सीन उत्पाद प्रौद्योगिकियाँ और अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियाँ। किसके रूप में इसकी चर्चा की जाती है? तो नाम बताना है आपको। 70 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित मतलब इंस्ट्रूमेंट है? बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, शेयर स्टॉक बाजार। तो इसमें 70 क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित हैं, मतलब लिखत है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है? बॉन्ड बाजार के, विदेशी मुद्रा बाजार के, मुद्रा बाजार के या शेयर स्टॉक या शेयर बाजार के। तो इन चारों में से किसके हैं? जीव सिकाड़ा मतलब साइकेडा जिसको कहते हैं, मंडूक फुदक जिसको कहते हैं फ्रॉग हापर, और ताल विसर्पी जिसको कहते हैं पॉड स्केटर क्या है? तो ये पक्षी, मत्स्य, कीट या सरीसृप ये किस श्रेणी में आते हैं? तो इसमें विकल्प आपको एक चुनना है। किसका? सिकाडा, मंडूक फुदक, ताल विसर्पी। इन चारों में ये जो है किस श्रेणी में आते हैं ये बताना है। 70 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो एक है, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषकों का स्रोत मानी जाती हैं। दूसरा है कि अनेक च्युइंगमों में गोंद मतलब गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन क्या दोनों कथन सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से इसमें विकल्प दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन चुनना है। 73 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाने वाला जंतु। ब्राजील, इंडोनेशिया, एल्क, मेडागास्कर, बोनोबो। तो इसमें आपको सही सुमेलित कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो इसमें ब्राजील, इंडोनेशिया, एल्क, मेडागास्कर, बोनोबो दिया गया है और इसमें कितने विकल्प सही सुमेलित हैं ये इसमें बताना है। अगला है विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। अगला है कि वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। अगला है कि इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। तो इसमें 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। किसके बारे में बात कर रहा है? विश्व शौचालय संगठन की बात कर रहा है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में बात कर रहा है कि यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। दूसरा है वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। तीसरा है कि इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित जो देशों और विकासशील देशों में खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निधि प्रदान करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है विकल्प? तो ये बताना है। 75 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा है अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। अभी इसमें से विकल्प आपको चुनना है। तो ये 3 आपके
कथन दिए गए हैं। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। दूसरा है कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। और तीसरा है कि नर सिंह से भिन्न नए नर जो तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। 76 से निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? यह नेट शून्य मतलब जो कार्बन की बात कर रहा है, नेट शून्य प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। दूसरा है कि यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। तीसरा है कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉकचेन पर निर्मित है, जो क्रेताओं, विक्रेताओं और तीसरे पक्षकारों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। चौथा है कि यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों अथवा कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें उनके उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजारों में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। तो ये किसकी बात कर रहा है? यह बात कर रहा है किसी निम्नलिखित में कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है। तो ये 4 ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं, तो इनको आप सही से पढ़ के और फिर इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसमें कौन सा एक सही है? सही विवरण इसमें बताना है। अगला है 77, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बैटरी भंडारण, दूसरा है बायोमास जनरेटर, तीसरा है ईंधन सेल, चौथा रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टी यूनिट। उपर्युक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी 4। तो ये है चारों। इनमें से बताना है कि वितरित ऊर्जा संसाधन कौन कौन से माने जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको सही विकल्प चुनना है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है? वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो इसमें बताना 78 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो अंजीर, महुआ, चंदन और सेमल, ये 4 आपको वृक्ष दिए गए हैं। सेमल मतलब सिल्क कॉटन। तो इसमें बताना है कि कौन सा वह पेड़ है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। 79 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मंडूक मतलब मेढक। उपर्युक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? विषाक्त जातियां केवल एक, केवल 2 और सभी 3 कोई नहीं। तितली, मत्स्य और मेढक, इन तीनों में से बताना है कि कौन सी कितनों में विषाक्त जातियां हैं। 80 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्तचंदन। उपर्युक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देसी वृक्ष हैं? क्या है? भारत के देसी वृक्ष हैं, ये बताना है। तो अब इसमें ऑप्शन में बताना है कि कौन कौन से देसी वृक्ष बताइए। 81 निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। डोनी पोलो विमानपत्तन, दूसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। हाल ही में उपर्युक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है? तो हाल ही में उपर्युक्त में से किनका निर्माण नवीन जो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है? तो ये जो विमानपत्तन है उन तीनों में से बताना है कि कौन कौन से हैं। डोनी पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। तो इन तीनों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। 82 है, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। जलवाष्प की बात कर रहा है। यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। दूसरा है कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम रहता है। नीचे दिए गए कुछ से विकल्प का चयन करके सही उत्तर बताइए। 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा मतलब रेंज निम्न है। वर्ष भर, दूसरा है कि वर्ष भर वर्षण होता है। तीसरा है वर्षण में भिन्नता मतलब 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? तो अब ये जलवायु आपको बताना है क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज कितनी है? निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है। वर्षण में जो भिन्नता है 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षण होता है। तो किस प्रकार की जलवायु की बात कर रहा है? विषुवतीय जलवायु, चीन प्रकार जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु। तो ये 4 जलवायु दी गई हैं और ये किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो ऑप्शन आपको सही बताना है।
कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ चलता है। दूसरा है यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 85 है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? 21 जून को, है ना? तो किस अक्षांश पर किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुवी पर। तो इन चारों में से किस पर विद्यमान रहता है? कब? 21 जून, प्रत्येक वर्ष 21 जून को 12 घंटे से अधिक। अब नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें कर्क, मकर, हाँ इस तरीके से ये दिए गए थे। अब इनमें से आप सही आंसर बताइएगा। 86 से निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को द्योतित करता है? तो बताना है अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। रियो डे ला प्लाटा बेसिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। 86 से निम्नलिखित मतलब बताया गया इसमें कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और इसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र है जो इसको द्योतित करता है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। 87 है कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले फ्लोरोएल्किन और फ्लोरोअल्किन पदार्थों मतलब PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों के व्यापक रूप में पाए जाते हैं। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत मतलब डिग्रेड नहीं होते हैं। तीसरा है कि PFAS लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जल संचय हो सकता है। अब इसमें कथनों में से कौन सा सही है? तो ये इसके बारे में बात की गई है और इनमें से बताना है कि कौन से विकल्प इसमें से सही हैं। 88 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैरा बीटल्स, कांतर मतलब सेंटीपीड्स, मक्खियाँ, दीमक, बर जिसको वास्पस कहते हैं, उपर्युक्त जीवों में से कितने प्रकार में परजीव्याभ्य जातियाँ मतलब पैरासीटाइड स्पीसीज पाई जाती हैं? पैरासीटाइड स्पीसीज पाई जाती हैं। तो बताना है हमको केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो ये हैं 5 ये दिए गए हैं जीव, इनमें से कितने प्रकार में ये जातियाँ पाई जाती हैं बताना है। तो इसमें कौन कौन सी दी गई हैं? कैराबिट, बिड बीटल्स, कांतर, मक्खियाँ, दीमक और बर दी गई हैं। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है। 89 निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। एक तरफ मूंगफली, कुल्थी मतलब हर्ष ग्राम, सोयाबीन और उपर्युक्त में से कितने जो हैं मटर कुल फैमिली के हैं? तो निम्नलिखित पौधों पर विचार करना है। मूंगफली, कुल्थी मतलब हर्ष ग्राम और सोयाबीन। तो इनमें से उपर्युक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? ये विकल्प आपको सही बताना है कि कितने हैं। 90 है कि कथन 1 है इसमें कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण मतलब अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जीवों का रक्त पीता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। इस तरीके से ये 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। 91 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है इसमें कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी मतलब इनकमिंग और सौर विकिरण से वायुमंडल जो है अधिक गर्म हो जाता है। मतलब पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन 2 क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो इस उपर्युक्त संबंधों में से मतलब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ये और कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें ये ऑप्शन इसके परफेक्ट है। 92 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। कथन 2 क्योंकि भूमध्य रेखा पर
प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फिर ये कथन वाला कारण है, कथन और कारण की व्याख्या में से कौन सा क्या सही है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। याद रखिएगा, ये हैं आपके कथन और ये दूसरा कथन, पहला और दूसरा ये कथन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वलखंडाश्मी मतलब पायरोक्लास्टी मलबा जिसको कहते हैं, ये राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, निम्नलिखित में से उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के क्या हैं उत्पाद हैं। तो इसमें बताना है कि उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के क्या हैं उत्पाद हैं। ज्वालाखंडाश्मी मतलब पायरोक्लास्टी मलबा जिसको कहते हैं, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक। तो इसमें बताना है आपको कि ये 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है, केवल या सभी हैं। 94 है, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों जिसको कहते हैं आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। समताप जो रेखाएं हैं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। दूसरा है कि शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह मतलब ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसमें से कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर चुनना है। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है। अल्जीरिया और मोरक्को, बोत्सवाना और नामीबिया, कोट डी आइवरे और घाना, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। और सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन सभी की लोकेशन भी आप अच्छे से एक बार मैप में देख लीजिएगा। अब 96 है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अब इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली जो हिमालय की नदियों के संदर्भ में क्रम बताना है। तो इसमें कौन सा अनुक्रम सही है ये आपको बताना है। 97 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। चट्टानों का जो अपक्षय होता है उसके कारणों में से अगर एक कारण की बात करें तो क्या एक कारण उसका वर्षा है, क्या ये सही है। दूसरा है कि कथन 2 वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। अब इसमें है कि कथन 3 है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 2 कथन 3 दोनों सही हैं तथा कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 2 कथन ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी आपके अलग तरीके से दिया गया है, तो इसको बड़े सावधानी से पढ़ के आपको आंसर देना है। तो ये आप इसको देखिए, कथन 2 कथन 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 2 कथन 3 दोनों में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है, ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है। इस तरीके से दिया गया, आपको राइट आंसर बताना है। 98 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस की बात की गई है। इन निम्नलिखित में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। उत्तरी समुद्र की लोकेशन मैप में देखिएगा कहाँ पर है। कह रहा है कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो ये हैं देश, इनमें से किसकी सीमा लगती है उत्तरी समुद्र के साथ। अब आप जब आपको लोकेशन पता होगी तभी आप इसका आंसर भी दे पाएंगे, तो ये इसका आंसर आपको देना है। 99 है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जलप्रपात क्षेत्र और नदी की बात की गई। धुआंधार जो है जलप्रपात मालवा क्षेत्र, नदी कौन सी है, नर्मदा। हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार के पास सुवर्ण रेखा नदी पर। गिरसुप्पा जो जलप्रपात है वो पश्चिमी घाट नेत्रवती जो नदी है उस पर इसमें दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि सूचना में कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित बताना है कितनी, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 3 या कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है, आंसर देना है। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ उसका पर्वत श्रृंखला का नाम है, फिर पर्वत का प्रकार दिया गया है। पहला इसमें मध्य एशिया मतलब पर्वत श्रृंखला, ये जो मध्य एशिया वॉस्जिस पर्वत और पर्वत का प्रकार कैसा पर्वत है, वलित पर्वत की बात की गई। ये जो है वॉस्जिस कैसा पर्वत बता रहा है इसमें, वलित पर्वत। यूरोप आल्प्स, यूरोप में कौन सा है तो आल्प्स पर्वत है। और एक किस टाइप का पर्वत बता रहा है तो ब्रंसोत पर्वत, मतलब इसमें जो दिया गया है ब्रंसोत या ब्लॉक पर्वत। तीसरा है उत्तर अमेरिका, वहाँ पे अपलेशन पर्वत दिखाया जा रहा है इसमें, और ये कैसा पर्वत बताया जा रहा है इसमें, वलित पर्वत। और चौथा बताया जा रहा है दक्षिण अमेरिका जो कि एंडीज बता रहा है
है और इसे किस टाइप का पर्वत बता रहा है, वलित पर्वत। तो उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। ये आयोग के द्वारा आज ये जो पेपर हुआ उसका जितना भी प्रश्न आया हुआ था, मैंने आप लोगों को एक नज़र में आपको दिखाया कि किस तरीके से पेपर आया हुआ है, किस टॉपिक से पूछा गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अब बचा सीसैट का पेपर, तो हम इसको अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ कवर करेंगे। और ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, जो कि मेरे लिविंग स्टोन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इसकी टेलीग्राम की लिंक दी गई है। प्लीज़ वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।